जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज से हम लवण समुद्र शुरू करेंगे। जम्बूद्वीप का तो जो भी सभी क्षेत्र को 7 क्षेत्र और 6 वर्षधर पर्वत, उसका पूरा जो वक्तव्य था वो खत्म हो गया। अभी हम लवण समुद्र शुरू करेंगे। देखो यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है, दिख रहा है बराबर मध्य में जम्बूद्वीप है और जम्बूद्वीप के चारों ओर 2 लाख योजन जितना परिवेष्टित मतलब लपेट कर ये लवण समुद्र है। आपको ये दिख रहा है। अब ये द्वीप और ये समुद्र जो यहाँ नाप है ना, जो एग्जैक्टली वो आपको थोड़ा सा फर्क जानना है, क्योंकि यहाँ पे आप नाप देखोगे ना तो आपको जितनी जगह जम्बूद्वीप की है ना उतनी ही दोनों तरफ दिखाई देगी। बराबर नहीं है, ये पिक्चर नाप का नहीं बना है। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? क्लैरिटी मिल रही है? हाँ, सेंटर में नहीं। देखो जैसे ये नहीं, सेंटर नहीं, नाप ही, मतलब ये 1 लाख है तो ये 2 लाख डबल होना चाहिए बाजू का एरिया। पिक्चर में पण एवुं ज छे। आ बाजू वगाड़े तो ऊपर वेलंदर पर्वत नानु छे। हाँ, तो आपको ये जो बाजू की जो जमीन है ना, जैसे ये जम्बू है, आपको बराबर ये व्हाइट लाइन दिख रही है मध्य की लंबी, उससे ये लाइन डबल आ जाएगी इस तरफ, मतलब ये इतने एरिया का पिक्चर आ जाएगा। ये 2 लाख है, ये 1 लाख है। ये जो सफेद लाइन दिख रही है, ये महाविद्या के ये कोने से लेके ये कोने तक, ये दोनों नदी है, सीता नदी, सितोदा नदी। ये दोनों का जो एरिया है, दोनों का यहाँ से ये दुगुना आ जाएगा लाइन, ये भी दुगुना आ जाएगा, यहाँ भी डबल आ जाएगा, यहाँ भी डबल आ जाएगा। ये 1 लाख है तो यहाँ 2 लाख चाहिए, यहाँ 2 लाख चाहिए। समझ में आ रही है मेरी बात? तो आपको ये पिक्चर डबल नहीं है ये सोच के चलना है, क्योंकि हो सकता है पिक्चर में ये चीज कंफर्टेबल ना हो पाई हो। जितना ये मध्य का एरिया है, ये 2 एरिया है, उससे आधा जम्बूद्वीप होना चाहिए। देखो तभी ये 1 लाख, यहाँ 2 लाख और यहाँ 2, तो 2, 2, 4 और बीच में 5, ऐसे 5 लाख योजन का यहाँ तक का आपका पूरा एरिया चारों तरफ से होना चाहिए। बराबर? मेरी ये बात समझ में आई? मेरी ये बात समझ में आ गई? चलो आगे जाएंगे, आगे जाएं प्रेजेंटेशन में। अब यहाँ ये लवण समुद्र में और क्या क्या द्वीप समुद्र है ये सब बताया गया है। जैसे हमारे में भी बराबर मध्य में इतने सारे पर्वत आए और नदियां आई, बराबर लवण के अंदर सभी जो हमारे यहाँ जितने सूर्य चंद्र है वो सबके सूर्य द्वीप चंद्र द्वीप लवण के अंदर। आपको ये कोने से दिख रहा होगा, देखो ये यहाँ 12 सूर्य द्वीप है और 12 चंद्र द्वीप है। ये पश्चिम दिशा है, उसमें 12 चंद्र द्वीप है, और ये पूर्व दिशा है, यहाँ पर 12 सूर्य द्वीप है। आओ तो ये द्वीप को हम जानते हैं ये कैसे बनता है। ये सूर्य द्वीप, सूर्य चंद्र द्वीप कैसे आए, कहाँ से आए? आओ देखो, यहाँ आपको नंबर से मिलेंगे 8 द्वीप है। जम्बूद्वीप जो बराबर मध्य में 1 लाख योजन है, तो उसके बाजू में आपको 2 लाख चाहिए, मतलब डबल एरिया चाहिए। अब ये कर्सर दिख रहा है सबको? अगर किसी को नहीं दिख रहा है फिर से बता दीजिएगा। तो जैसे यहाँ से सीता से सितोदा 1 लाख है, ऐसा ये यहाँ से यहाँ तक होना चाहिए था डबल। ठीक है, तो ये 2 लाख यहाँ, 2 लाख इस तरफ, और 2 लाख इस तरफ, और 2 लाख इस तरफ, चारों दिशा में 2-2 लाख चाहिए।
तभी ये ऐसे ही आगे आगे जाके 45 लाख मनुष्य क्षेत्र होगा। 45 लाख मनुष्य क्षेत्र, ये पूर्व से पश्चिम, यहाँ पूर्व यहाँ पश्चिम है, वहां से भी वो 45 लाख होता है, और उत्तर और दक्षिण ऊपर नीचे से भी वो 45 लाख होना ही चाहिए, तभी वो पूरा 45 लाख योजन आपका मनुष्य क्षेत्र होगा। तो यहाँ आप गिनना शुरू करोगे, ये 1 लाख, फिर ये 2 लाख, यहाँ से 2 लाख, तो 2 2 4 और ये 1 5, तो ये 5 लाख का आपका टोटल एरिया मनुष्य क्षेत्र का आ गया अंदर का। क्लियर हो रही है मेरी बात? अब यहाँ आओगे, आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 जो द्वीप बाहर है और 4 द्वीप अंदर है। देखो आपको यहाँ 4 द्वीप दिख रहा है, 4 2 और बराबर मध्य में गौतमी द्वीप। गौतम द्वीप के लिए मैं बाद में बोलूंगी, आप पहले ये 2 और यहाँ के 2 4 और ये 8 द्वीप, ये 8 द्वीप के बारे में हम जानेंगे। ये 8 द्वीप को पूर्व दिशागत 12 सूर्य द्वीप बोला गया है, और ये बराबर मध्य में गौतम द्वीप है पूर्व में। यहाँ जम्बू है, तो आपका ये तरफ का एरिया घातकी खंड का आएगा, घातकी खंड का आएगा। अब आओ पश्चिम में, आओ पश्चिम में दिशा में रहे 12 चंद्र द्वीप। आप देखो जैसे वहां था वैसे यहाँ पे 4 4 8 बाहर के लाइन में और 4 अंदर की तरफ। देखिए आप, ये 12 चंद्रद्वीप हुए, 12 चंद्रद्वीप हुए, हो गए, हो गए? समझ में आया सबको? पहले बोलो कोई। यस यस, आगे जाएंगे। चलो, ये आपके 12 चंद्रद्वीप हुए। अब जो अंदर वेलंधर पर्वत और अनुवेलंधर पर्वत आपको यहाँ मिलेगा। वेलंधर पर्वत, चारों दिशा में 4 पर्वत है, वो है वेलंधर पर्वत। ये वाला है पूर्व दिशा में, यहाँ पे है पश्चिम दिशा में, ये है वेलंधर पर्वत, और ये है उत्तर में वेलंधर पर्वत, ये है दक्षिण में वेलंधर पर्वत। बराबर ऐसे ही आपको अनुवेलंधर पर्वत भी मिलेंगे जो 4 विदिशा में है। बराबर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। आपको ऐसे राउंड में 4 दिशा, 4 विदिशा के वेलंधर और अनुवेलंधर 8 पर्वत वेलंधर हो गए, 8 पर्वत। ठीक है, ये देव के पर्वत है। वेलंधर अनुवेलंधर देव है, देव, वेलंधर देव, अनुवेलंधर देव। ये बिल्कुल सर्प जाति के देव कहे गए हैं, ये नाग जाति के देव। इनकी डिटेल अभी हम पढ़ेंगे पूरी, आगे जाएंगे। आओ, लवण समुद्र का संपूर्ण वर्णन अब हम जानेंगे। वृत्त एवं वलयाकार संस्थान से ये संस्थित है, जम्बू द्वीप को घिर कर रहा है। आपको यहाँ दिख रहा है ये जम्बू द्वीप को कैसे घेर कर खड़ा है चारों तरफ से। इसलिए उसको देखो, आप देखोगे यहाँ तो आपको मिलेगा वृत्त भी मिलेगा, वलयाकार भी मिलेगा। ये आपको वृत्त भी मिल रहा है, वलयाकार भी मिल रहा है। वलयाकार का मतलब बराबर आकार में, गोलाई के आकार में, और वृत्त का मतलब है पूरा गोल। आप ऐसे यहाँ से ये पूरा गोल है, और वलयाकार का मतलब क्या, वो बराबर गोलाई से आगे की वस्तु को, आगे की वस्तु जो 1 लाख का जम्बू है उसको बराबर लपेट के खड़ा है, इसलिए उसको वलयाकार परिवेष्टित चक्रवाल, ये सबके एक ही नाम है। ये चक्र का पैड़ा है, बराबर बीच में चक्र का पैड़ा, और ये तरफ आप देखोगे तो ये बाहर का चक्र का एरिया, इसलिए इसको चक्राकार, वलयाकार, ये शब्द का, ये सारे शब्द के प्रयोग यहाँ किए जाते हैं। यहाँ आपको चक्राकार शब्द प्रयोग भी मिलेगा, वलयाकार भी मिलेगा। वृत्त एवं वलयाकार, ये इसका संस्थान कैसा है, तो गोतीर्थ संस्थान है। गोतीर्थ, ये गोतीर्थ संस्थान है, नावा संस्थान है। आकार संस्थान का मतलब मुक्ता संपुट, सुक्ता संपुट। आपको मुक्ता शुक्ति मुद्रा मालूम है ना?
मुक्ता शुक्ति मुद्रा मालूम है, ऐसे ही ये शुक्ता संपुट है। अश्व स्कंद संस्थान, जैसे कि घोड़े का ऊपर का सिर, गर्दन, अश्व के कंधे, तो ये संस्थान बिल्कुल अश्व के कंधा, अश्व जैसे कंधा उठा के खड़े हो ऐसा अश्व जैसा है। वल्भी गृह संस्थान, फिर वृत्त संस्थान और वलयाकार संस्थान, ये सब संस्थान के जो आकार के जो अलग अलग नाम है वो नाम बताए हैं। संस्थान तो एक ही है, मगर ये सारे नाम से ये पूरा संस्थान, ये आकार के अलग अलग इतने नाम है। ये लवण समुद्र समचक्राकार संस्थान से संस्थित है, विषम चक्राकार से नहीं। इसको आप कैसे समझोगे? समचक्राकार का मतलब हर एक तरफ से एक जैसा, ऐसा नहीं कि यहाँ 2 लाख है, यहाँ 1 लाख हो गया, यहाँ वापस आधा लाख हो गया, यहाँ वापस 1 लाख हो गया, फिर यहाँ 2 लाख हुआ, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, अनइवन नहीं, लेकिन बिल्कुल समचक्राकार, समचक्राकार कि जो यहाँ से भी 2 लाख, यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 8 दिशा विदिशा से ये 2 लाख ही होगा, उससे कम नहीं। तो समचक्राकार का मतलब ये होता है कि चक्र की चारों दिशाओं में एक जैसा आकार। ओके, आओ आगे जाए। लवण समुद्र की चक्राकार चौड़ाई 2 लाख योजन की है। ये जो है वो 2 लाख योजन है, लेकिन कुल मिला के कितना हुआ? 2, 2, 4 और 1, 5 हुआ। यहाँ से 2 है, यहाँ से 2 है, तो ये तरफ 2, ये तरफ 2 और बीच में 1, 5, ऐसे यहाँ 2, यहाँ 2 और 1, 5। अब आपको अगर इसकी चक्राकार चौड़ाई 2 लाख ही है, लेकिन इसकी परिधि टोटल कितनी होगी? आपको इसके लिए एक गणित का सूत्र बताऊं। जैसे कि ये 1 लाख का जंबू था ना, 1 लाख का जंबू था, तो उसकी परिधि बराबर 3 गुना मानना है, 3 गुना से कुछ ज्यादा। तो जंबू अगर 1 लाख का है तो उसकी परिधि 3,15,000 थी। अब ये लवण 5 लाख का है तो परिधि कितनी होगी? 15 लाख के करीब करीब, 15 लाख के करीब करीब। आओ पढ़ते हैं हम। देखो, इस लवण की चक्राकार चौड़ाई 2 लाख योजन है और 15,81,139, उसमें थोड़ा न्यून बाएं परिधि घातकी खंड के पास है और जम्बू द्वीप के पास 3,16,227। आओ फिर से देखो आकृति में, आपको ये दोनों बातें मिलेगी। आओ देखो, जम्बू के करीब ये कितना हुआ? जम्बू ही 3,16,000 है, तो बराबर 3,16,000 हो जाएगा। ये मेरा कर्सर घूम रहा है। लवण अपने अंदर की चौड़ाई में 1 लाख ही हुआ ना, ये 1 लाख है तो यहाँ 1 ही लाख हुआ ना, तो ये 3,16,000 है जम्बू की तरफ। लेकिन ये बाहर का एरिया कितना हो गया? 5 लाख जितना। तो यहाँ परिधि आ गई 15,81,000। तो इस प्रकार से लवण के दोनों छोर की दोनों अलग अलग परिधि आपको बताई गई है। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। आगे जाएंगे। घातकी खंड के पास हाँ, इस लवण समुद्र में 56 अंतर द्वीप है। एक गौतमी द्वीप है, 12 चंद्र द्वीप, 12 सूर्य द्वीप, 4 बड़े महापाताल कलश, 7,884 लघु पाताल कलश, 4 अनु वेलंधर पर्वत, 4 वेलंधर पर्वत, 6 मागध आदि तीर्थ, उदकमाला मतलब शिखा, बड़ी शिखा, 174 वेलंधर देव, 2 गोतीर्थ, 4 चंद्र,
4 सूर्य, 112 नक्षत्र, 352 ग्रह और 2,67,00,900 कोड़ा-कोड़ी तारा है। समझ में आया इतने लवण समुद्र के अंदर कितनी चीज पड़ी है। आओ सबको हम जानेंगे, सब हर एक चीज को हम जानेंगे। आओ, ये लवण समुद्र एक पद्मावर वेदिका और एक वनखंड से चारों तरफ से घिरा है। अब इसके भी 4 द्वार है। हाँ, आपको ये भी जानना है। आओ, जैसे ये आपने पिक्चर देखा ना, जैसे ये इसके बाहरी भाग में चारों तरफ से वनखंड और पद्मावर वेदिका है और इसके भी 4 द्वार है। एक यहाँ द्वार है, एक यहाँ द्वार, एक यहाँ और एक यहाँ। मेरू पर्वत से 45,000 छोड़ के ये जम्बू द्वीप के 4 द्वार जाने थे ना, विजय द्वार, जयंत द्वार, अपराजित और विजय जयंत। फिर आपको याद है किसी को? मैं एक द्वार भूल गई हूँ। विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित, ऐसे ये जो 4 द्वार हैं जम्बू के, वैसे ही लवण के भी एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ द्वार है। और ये पूरी पद्मावर वेदिका से ये लिपटा हुआ है। ये पद्मावर वेदिका आधा योजन ऊपर की ओर ऊंची और 400 धनुष चौड़ी तथा वनखंड कुछ 2 योजन चक्रवाल चौड़ा है। और यहाँ देवगण, यहाँ कौन आएंगे? देवगण आएंगे। कोई यहाँ मनुष्य नहीं जाएगा, कोई भी मनुष्य यहाँ नहीं जा सकता। ये लवण समुद्र की गहराई 1000 योजन की कही गई है। अब समुद्र की जो ऊंडाई है, गहराई समुद्र की है, ऊंडाई इसकी नहीं। अब लवण समुद्र की ऊंचाई 16,000 योजन की भी कही है और लवण का समग्र सर्वाग्र ऊंचाई 17,000 योजन कहा गया है। इस लवण समुद्र का जल मलिन है, कीचड़ वाला है, लवण सदृश है, गोबर सदृश है, खारा है, कड़वा है, अनेक द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी, परिसरूपों के पीने योग्य नहीं है। ये पानी कैसा है ये बताया है। देखो, यहाँ का पानी बिल्कुल भी शुद्ध नहीं है। यहाँ का पानी कैसा है? कीचड़ जैसा है, मलिन है, काला है, गोबर सदृश है, खारा, लवण जैसा खारा, कड़वा, अनेक द्विपद, चतुष्पद, मृग, पशु, पक्षी और परिसरूपों के पीने के योग्य ये नहीं है। ये केवल लवण समुद्र में उत्पन्न हुए प्राणियों के लिए ही योग्य है। मतलब आपको यहाँ ये बात को समझना है। हम लोग बहुत सारी चीज जानते हैं लेकिन हम कभी अप्लाई नहीं करते। आप यहाँ एक चीज जानो कि कभी भी मीठे जल की मछली खारे जल में जिंदा नहीं रहती। मालूम है ये बात? मालूम है किसी को? मीठे पानी के जो जीव होते हैं ना, वो खारे पानी में कभी जीवित नहीं रह सकते। मीठे पानी के जीव अलग होते हैं और खारे पानी के जीव अलग होते हैं। मीठे जल की मछली को अगर समुद्र के खारे पानी में डाल दो ना तो वो मर जाएगी, वो जी नहीं पाएगी। बिल्कुल इसी प्रकार से आपको यहाँ समझना है कि हम जो जम्बू द्वीप वाले जो नदी का पानी पीते हैं, वो नदी का पानी, नदियां सारी लवण में जाके मिल जाती है। वो मिल जाने के बाद वो पानी आप नहीं पी पाओगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अगर वो पानी लवण में मिश्रित हो गया, सारी नदियां, गंगा के 14,000 फांटे और सिंधु के 14,000 फांटे, दोनों के दोनों 28,000 नदियां पानी में लवण में समा गई। अब वो पानी वहां से बाहर आएगा तो उसको आप पी नहीं पाओगे। आपको गंगा और सिंधु में पानी कहाँ से मिलेगा? तो वो या बारिश से मिलेगा और जो जहाँ उसका मूल है वहां से मिलेगा। उसका जहाँ पे मूल है वहीं पे ही अपकाय के जीवों की उत्पन्न होने की योनियां होती है। योनि भी 3 प्रकार की होती है किसी भी जगह, पानी की अपकाय की योनि हो या वायुकाय की योनि हो या कोई भी योनि, उष्ण योनि, शीत योनि और सम योनि।
आपको उष्ण पानी भी मिलता है, गर्म पानी का कुंड भी मिलता है। चाहे वो बर्फीला एरिया हो, बद्रीनाथ में जाओगे चारों तरफ बर्फ होगा, लेकिन जो गर्म पानी का जो कुंड है ना, वहां भी वो कुंड में आपको गर्म ही मिलेगा, चाहे चारों तरफ बर्फ हो। ये कोई साइंस नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ये कोई जादू नहीं है, ये साइंस भी नहीं है। साइंटिफिकली अगर आप ये सोचोगे कि इसके नीचे ज्वालामुखी होना चाहिए या इसके नीचे ये होना चाहिए, इसलिए यहाँ से जो पानी निकल रहा है वो गर्म निकल रहा है, ये कोई साइंस यहाँ काम नहीं करता है। सिर्फ वहां पे जो अपकाय की योनि है वो उष्ण जीवों की योनि। 7 लाख अपकाय की योनि है भाई, 1-2 तो है नहीं। तो आपको यहाँ ऐसे ही वैभारगिरी पर्वत, आगम में पाठ में ये शब्द आता है, राजगृही नगर के पास वैभारगिरी पर्वत के नीचे भी गर्म पानी का कुंड है। ये परमात्मा ने तब महावीर स्वामी जब थे तब उन्होंने सब लोगों को बताया था। हमने राजगिरी में थे। हाँ, तो ये जो भी होता है वो अपकाय की योनि के कारण होता है और वो उष्ण योनि के कारण होता है। अगर कहीं से ठंडा पानी आ रहा है, गर्म प्रदेश है, वहां भी आप देखोगे कि ऊपर से बर्फ गिरता है, तो वो भी अपकाय की योनि, वो भी ठंडी हो गई, शीत हो गई। तो जो बर्फ का ऊपर से पानी गिरेगा वो करा बन के ही गिरेगा। तो पानी की योनियां इस प्रकार से होती है, अपकाय की योनि। यहाँ पे जो योनि है वो है खारा जल। यहाँ का जल जो योनि का, जो अपकाय का पानी का जो योनि का जो स्वाद है वो है खारा, कड़वा खारा, थोड़ा कड़वा खारा। और फिर जो उसका रंग है वो मलिन है, कीचड़ वाला है, मैला है। वही द्वीप चतुष्पद जानवर ये पानी पी सकते हैं, परिसरूप सरीसरूप जो लवण के हो। लवण के बाहर के जीव ये सारा पानी पी नहीं सकते हैं। आओ आगे जाएंगे। ये लवण समुद्र का, अब यहाँ के अधिपति की बात की है। यहाँ के अधिपति देव का नाम है सुस्थित देव। सुस्थित देव ये एक पलेपम आयु वाले देव है। जब भी चक्रवर्ती ये जगह पे जीतने के लिए आते हैं, जब उनको लवण समुद्र के जो मागध, वरदाम और प्रभास ये 3 तीर्थ को जीतना पड़ता है, जीतने की आवश्यकता होती है, तब वो सुस्थित देव की आराधना करेंगे, उनके लिए अट्ठम करेंगे, तभी ये देव का आसन चलायमान होगा और उनके रथ को लवण के अंदर जाकर चलाने की उनको परमिशन मिलेगी। जिस तरह लवण समुद्र में बहुत से उदार मेघ बनने लगते हैं और वर्षा बरसाते हैं, उसी प्रकार से बाहर के अढ़ाई द्वीप के बाहर के समुद्र में ऐसा कुछ भी नहीं होता। अब देखो यहाँ पे एक बहुत बड़ी बात बताई है, उस पे थोड़ा ध्यान दो। एक बात पर ध्यान दो, लवण के ऊपर जो मेघ और बादल मंडराएंगे, लवण के ऊपर, वहां पे आपको बारिश और उदार मेघ भी आती है, वर्षा भी होती है। ऐसे बादल लवण के ऊपर आएंगे, लेकिन बाकी अन्य कोई भी समुद्र बाहर के, उसमें आपको ऐसे बारिश और मेघ मिले, ये संभावना आपको भूल जाना है। इसका एक खास कारण है, क्योंकि लवण के दोनों पूर्व से भी आओगे या उत्तर से भी अंदर की तरफ, लवण के चारों दिशा में अंदर की तरफ आपको जम्बू द्वीप स्थित है। तो जम्बू के ऊपर के बादल कहीं बाहर गए तो वो लवण में जरूर जाएंगे। जम्बू के ऊपर के बादल आए तो लवण में जरूर आएंगे। ऐसे ही घातकी खंड के पूर्व में भी लवण है, घातकी खंड के पश्चिम में भी लवण है। तो घातकी खंड के भी बादल, जो मेघ और बादल जो होंगे, वो लवण में जरूर जाएंगे। समझ में आ रही है ये बात? इस तरह से अन्य क्षेत्रों में जाए ये होता नहीं, क्योंकि घातकी खंड के पश्चिम घातकी खंड और का जो भी होगा तो वो कालो नदी समुद्र में जाएगा जरूर, लेकिन
घातकी खंड 4 लाख योजन है, कालो दधी 8 लाख योजन। आप समझ रहे हो, योजन की मात्रा बहुत ज्यादा है, योजन की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो वहां से कालो दधी की तरफ बादल या मेघ जाए और वहां दूर तक वो उसको लेकर जाए ना, वो मान्यता बहुत कम है। यहाँ लवण जो है कालो दधी और घातकी दोनों के मध्य में है, और ये दोनों प्रदेश से बादल आ सकते हैं, जा सकते हैं। और कालो दधी 8 लाख का हो गया तो 8 लाख योजन तक ये बादल लंबे समय तक नहीं टिक पाएंगे। ऐसे ही घातकी खंड खुद भी 4 लाख योजन। तो जो व्यवस्था जम्बू से लवण के मध्य में रहेगी ना, वो व्यवस्था वहां नहीं रहेगी। अच्छा, एक और बात, जम्बू से 4 दाढ़ा निकलती है। दाढ़ा कैसे निकलती है? हिमवान पर्वत के कोने से 2 दाढ़ा ऐसे निकलेगी, ऐसे ऐसे टर्न लगा के, ऐसे पूरे सी आकार में लवण के अंदर, और बिल्कुल और 2 दाढ़ा उस तरफ से पर्वत के बाजू में से। हमारे यहाँ हिमवान पर्वत आया, वहां का हरिवर्ष शिखरी पर्वत या रम्यक पर्वत आएगा, मैं आपको पढ़ूंगी, बताऊंगी कौन सा नाम है। वहां से भी 2 दाढ़ा निकलेगी जो लवण के अंदर जाएगी। तो 2 दाढ़ा ये कोने से, 2 दाढ़ा ये कोने से, ऐसे 4 दाढ़ा निकलती है। और हर एक दाढ़े पे 7 द्वीप होते, 7 द्वीप एक दाढ़ा पे, 4 जगह से निकलती है। तो टोटल दाढ़ा 8 हो गई, टोटल दाढ़ा 8 हो गई। हर एक जगह से 2 निकलेगी, हर एक जगह से 2, तो 8 दाढ़ा निकली और एक एक पे 7 द्वीप। इस प्रकार से 56 अंतर द्वीप हो जाएंगे, 56 अंतर। और यहाँ भी बिल्कुल युगलिक मनुष्य रहते हैं, यहाँ पर भी युगलिक मनुष्य रहते हैं। तो आपको लवण में भी एक युगलिक मनुष्य क्षेत्र का बहुत बड़ा समुदाय, आप इसको समुदाय कह सकते हो, आपको यहाँ भी मिलेगा मिलेगा मिलेगा। और ये व्यवस्था अन्य समुद्र में नहीं, अन्य समुद्र में नहीं है। अन्य सभी समुद्र में जो जाएंगे तो देव जाएंगे, कोई मनुष्य नहीं जाएगा। लेकिन यहाँ युगलिक मनुष्य की व्यवस्था होने के कारण हमारे जैसी वायु और मेघ की व्यवस्था वहां पे भी है और है। ठीक है, आओ अभी आगे और भी पढ़ेंगे। लवण समुद्र में उत्कृष्ट से 500 योजन उत्सेधांगुल प्रमाण के मत्स्यादि जलचर जीव होते हैं। 500 योजन। उत्सेधांगुल का मतलब ये होता है कि जो समय जैसी अवगाहना हो वैसी, और वे जगती के वीवरों में से होकर जम्बू द्वीप के प्रवेशित पानी में उसी विवरों में से होकर मत्स्यादि भी ज्यादा से ज्यादा 9 योजन दीर्घ काया वाले प्रवेश कर सकते हैं। आपको ये पता है कि लवण के अंदर छिद्र बनाए गए हैं, लवण और जम्बू द्वीप की जगती के अंदर छिद्र बनाए गए, मालूम है ना? वो वीवर बनाए थे, मालूम है ना? कौन से राजा ने बनाए थे? याद है किसी को? पहले हो चुका ये पाठ। अजीतनाथ भगवान के समय में सगर चक्रवर्ती के 60,000 पुत्र, उन्होंने ये वीवर बनाए थे, छिद्र बनाए थे और लवण का पानी अंदर लाया। तो वो जो छिद्र है उसमें से लवण के पानी में, पानी के साथ साथ 9 योजन बड़े बड़े जानवर भी, समुद्री जलचर भी अंदर प्रवेश कर जाते हैं। कितने? 9 योजन बड़े। आप सोच सकते हो कितने बड़े हो गए। 12 योजन की तो अयोध्या नगरी थी। ये सारा बृहद क्षेत्र समास जीवा जीवाभिगम क्षेत्र लोक से लिया गया है। हाँ,
કેટલા મોટા જોઈએ ને 9 हाँ, जो हम लोग ये जो बड़ी बड़ी व्हेल मछली और सब देखते हैं ना समंदर के अंदर, आप सोच सकते हो कि इतनी बड़ी बड़े मच्छ और मगरमच्छ मच्छ और मगरमच्छ लवण में ये दो सबसे ज्यादा है। तो ये तो हमारे किनारे पे तो आएगी भी नहीं, वो तो बीच के लवण में रहते। ये सारे मछली, ये सारे मच्छ और मगरमच्छ और मछलियां आपको बीच के लवण में मिलेगी। लेकिन केवली परमात्मा है, वो अपने केवल ज्ञान से कह सकते हैं कि ये कितने योजन बड़े हो सकते हैं। 9 योजन जितने काया वाले तो जम्बू द्वीप में घुस जाते हैं, लवण में तो कितने बड़े होंगे आप सोच सकते हो। 500 योजन प्रमाण के बताए हैं, 500 योजन बड़े बताए हैं लवण में। कितने? अब 500 योजन के सामने 9 योजन का प्रवेश करेगा तो कोई वैल्यू होगी उसकी? बोलो तो। हाँ, कुछ कोई वैल्यू ही नहीं है 5 योजन के सामने, इसके सामने 9 योजन की तो बिल्कुल वैल्यू नहीं है। आओ चलो, जो पद्मावर वेदिका और ये सब जाना था, अब आप गौतमी द्वीप के मामले में हम देखेंगे। लवण में जो गौतमी द्वीप है उसके लिए है, वो तो जब हम नाप करेंगे तब हम बोलेंगे, लेकिन अभी द्वीप कहाँ कैसा है वो देख लीजिए। देखो यहाँ देवशया है, यहाँ पे देवों की उत्पत्ति होती है। देवशया कैसी होती है वो देखो आप। एक मिनट। आओ, बिल्कुल देवशया ऐसी होती है, फूलों की सेज वाली, फूलों से बनी, और इसके अंदर देव ऐसे ही अपने आप यौवन वय में उत्पन्न हो जाएंगे। सोते सोते जैसे अभी अभी इंसान उठा है, अगर यहाँ से कोई मनुष्य की मृत्यु हो गई ना, और वो अगर उसको देव बनना है ना, तो वो यहाँ आएगा, वो जीव आत्मा, नीचे से तो उसके प्राण निकल गए, वो प्राण यहाँ आएंगे, और ऐसे ही देव में ये देवशैया पे लेटे लेटे ही जो 48 मिनट में उसका शरीर, उसकी अवगाना बननी होगी, वो बनाने के बाद जैसे वो नींद से उठा है वैसे ही वो जागेगा। ऐसे ही वो जागेगा और खड़ा हो जाएगा। उसको ये भी नहीं याद होगा कि मैं कहाँ से, वो देखेगा। फिर देव तो है, उसको याद रहता है, वो अपने उसको क्या बोलते हैं, वो अपने भव से प्राप्त अवधि ज्ञान से वो देखता है कि मैं कहाँ से आया हूँ। वो भव से प्राप्त अवधि ज्ञान होता है, पुण्य से मिला अवधि ज्ञान नहीं, भव से मिला अवधि ज्ञान। उससे उसको ये मालूम होता है कि वो कहाँ से आया, कौन से शहर से आया, कौन से नगर से आया, वो ये सोचता है। हाँ हाँ, भव प्रत्ययी, हाँ अभी याद आया मुझे शब्द, भव प्रत्ययी अवधि ज्ञान भव से ही हो जाता है। नरक को भी पता रहता है कि वो कहाँ से आए, और देव को भी मालूम है वो कहाँ से आए। तभी तो उनको पूर्व जन्म के वैरी याद आ जाते हैं, इसलिए वो पूर्व जन्म के वैरी को मारने दौड़ता है। नरक नारकी भी मारने दौड़ेगा, देव भी मारने दौड़ेगा, क्योंकि उन सबको पूर्व जन्म भव प्रत्यय से याद है। देव योनि और नरक योनि दोनों में ऐसा पूर्व में वो कहाँ से आए हैं, उसका शत्रु कौन है, उसका मित्र कौन है, सब याद रहता है। यही कारण है जैसे शालिभद्र के पिता 99 पेटी रोज भेजते थे, क्योंकि वो मरने के बाद देव बने, तो अपने बेटे को बैठो और आराम करो, वहां से रोज 99 पेटी भेजते थे। ठीक है, तो ये गौतमी द्वीप है, और यहाँ देवों की उत्पन्न होने की शैया होती है। ये आओ अभी गौतमी द्वीप के मामले में और जाने। आओ, ये बहुत छोटा द्वीप है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे बाकी भी द्वीप होते हैं। आओ, गौतमी द्वीप
कहा जाता है लवण समुद्र के अधिपति अधिष्ठायक देव सुस्थित नाम के देव हैं, जो एक पल्योपम की आयु स्थिति वाला देव है। और जम्बू द्वीप के लवण समुद्र से बाहर जो 12,000 योजन छोड़ के एक दूसरा जम्बू नामक द्वीप आएगा, उसी में उसकी राजधानी है, बराबर। और वहां पे भी गौतम नाम का द्वीप ही है, लेकिन ये गौतम द्वीप यहाँ जो है अब उसकी बात की है, बाहर का जो है उसकी बात की है। तो ये 12,000 योजन लंबा चौड़ा कहा गया है। 37,948 योजन से कुछ कम की परिधि बोली है उसकी। और जम्बू द्वीप की ओर से 28/11 मतलब 88 योजन से कुछ ज्यादा योजन वो जल से ऊंचाई पे है, और समुद्र की ओर वो जल से 2 कोस ऊंचा है। आओ इसको समझेंगे, कहाँ से 88 है, कहाँ से 2 कोस। आओ देखो, ये जम्बू की ओर मतलब इस तरफ 88 योजन है गौतमी द्वीप, इस तरफ से वो 88 योजन, और ये समुद्र की ओर से मतलब यहां से वो 2 कोस ऊंचा, यहां से वो 2 कोस ऊंचा है, यहां से वो 88 योजन ऊंचा है। 88 बहुत ही छोटा सा ही 100 योजन के अंदर ही ये बाहर निकला हुआ है। ठीक है, ये पानी से कितना बाहर उठा हुआ है ये बताया है। लवण समुद्र की ओर से वो जल से 2 कोस ऊंचा है, पानी से कितना ऊंचा है। ये पूरा पद्मावर वेदी का एक वनखंड से चारों तरफ से घिरा हुआ है। ये गौतम द्वीप नाम के द्वीप के अंदर के भूमि भाग में अत्यंत सम और रमणीय है, जैसे कि किसी मृदंग के ऊपर कोई चर्म चढ़ाया हुआ हो वैसा है ना बजाने का, बिल्कुल ऐसा वो सीधा है अंदर से एकदम सपाट। ये गौतम द्वीप की बात की है। सम एवं रमणीय भूमि भाग के मध्य में लवण अधिपति सुस्थित देव का एक महान अति क्रीड़ावास भौमे विहार नाम का स्थान कहा गया है। ये 62.5 योजन ऊपर की ओर ऊंचा और 31.5 योजन चौड़ा। अब ये जो भवन है वो 88 योजन जल से ऊंचा हो गया और 62.5 योजन उसके ऊपर भवन की ऊंचाई हो गई। आप समझ सकते हो तो टोटल कितनी हो गई? टोटल लगभग 150 योजन हो गई। 90 और 60 150 योजन हो गई। मतलब पानी से ये 88 योजन ऊंचा द्वीप और द्वीप पे ऊपर 66 योजन 62 योजन भवन, तो भवन की टोटल ऊंचाई हो गई 150 योजन। आओ, पानी से ये 150 योजन ऊंचाई पे भवन आ गया और यहाँ सैकड़ों अनेक स्तंभ के ऊपर ये भवन टिका हुआ है। ये अति क्रीड़ावास नाम का भौमेय विहार अंदर के भूभाग को समरमणीय कहा गया है। मणियों के प्रकाश से प्रकाशित है। इस भूमि भाग के मध्य भाग में एक मणिपीठिका कही गई है और ये मणिपीठिका 2 योजन लंबी चौड़ी 1 योजन ऊंची, स्वच्छ और मनोहर, और यहाँ पे एक देव शैया है जिसके ऊपर सुस्थित देव रहते हैं। सुस्थित देव की उत्पत्ति ही ये देव शैया पे है। तो इसको गौतमी द्वीप गौतम द्वीप क्यों कहा है? क्योंकि यहाँ स्थान स्थान पर गौतम जैसी प्रभा वाले अनेक कमल है। ये कमल की प्रभा गौतम है, गौतम जैसी, इसलिए इसको गौतम द्वीप कहा है। ये नाम और शाश्वत अनादिकालीन, ये हमेशा यही नाम रहता है, नाम बदलता नहीं कभी भी। सुस्थित देव की राजधानी जो सुस्थिता नाम की है वो गौतम द्वीप के पश्चिम में तिरछे असंख्य द्वीप समुद्र जाने के बाद जब दूसरे ऐसे ही जम्बू द्वीप आएगा तब वहां पे 12,000 योजन आगे जाने के बाद आएगी। ये बहुत बार आ चुका है, आप सब जान गए हो, इसलिए आपको पता है कि ये सुस्थित देव और ये लवण की क्या बात की है।
ठीक है, अभी आओ, जो हमको अंतर्द्वीप जानना है मैं उसकी बात करूंगी। आओ अभी हम अंतर्द्वीप के मामले में जानेंगे। समुद्र के अंदर मैंने आपको बोला था कि हिमवान पर्वत से देखो ये 2 दाढ़ा निकली है, ये भरत क्षेत्र है तो हमारे नजदीक हिमवान पर्वत आएगा और आपको यहाँ दिखेगी। आओ देखो ये भरत क्षेत्र है और ये है हिमवान पर्वत, लघु हिमवान। लघु हिमवान से 2 दाढ़ा निकली, देखा आपने? एक ये तरफ एक इस तरफ और 2 दाढ़ा, और ये कोने से भी 2 दाढ़ा, तो चार दाढ़ा यहाँ पे हो गई। 1 2 3 4, हर एक के ऊपर 7 द्वीप है। आओ अंतर्द्वीप आओ, देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5 6 7, ये भी 7 डॉट। ये एक से एक, जैसे ये 400 योजन होगा, ये 500, ये 600, 700, 800, 900, ऐसे से ये योजन में बढ़ता जाता है। पूरा अंदर का छोटा है, बाहर का कुछ 900 योजन जितना बढ़ेगा, ये हम पढ़ेंगे बाद में। पर ये इस प्रकार से 7 7 2 14, 7 चौका 28 जो अंतर्द्वीप है वो है हिमवान पर्वत के दोनों कोने पे। यहाँ से ये दाढ़ा लवण में ऐसे जाएगी, यहाँ से भी ये 2 दाढ़ा लवण में ऐसे जाएगी। अब आओ इस दूसरे कोने पे, ये मध्य का मेरू आ गया। अब आओ आप इस तरफ ऐरावत क्षेत्र की तरफ, यहाँ ऐरावत क्षेत्र है, दिख रहा है ना आपको, कर्सर घूम रहा है, देखो ये ऐरावत का वैताड़ है पर्वत, और ये है शिखरी पर्वत। शिखरी पर्वत के पास भी 2 दाढ़ा निकलती है, ये कोने से 2 दाढ़ा और ये कोने से 2 दाढ़ा। जैसे हमारे पास तो सबसे पहला लघु हिमवान है, वैसे ऐरावत क्षेत्र के पास सबसे पहला शिखरी पर्वत है। समझ में आई बात? यहाँ से 2 दाढ़ा और यहाँ से 2 दाढ़ा और टोटल 8 दाढ़ा, हर एक के ऊपर 7 पर्वत, टोटल 56 अंतर्द्वीप। ये क्लियर हुआ? आई हाँ, यहाँ पे युगलिक रहते हैं और उनको अंतर्द्वीप के ही मनुष्य कहे जाते। वहाँ भी कल्प वृक्ष है, वहाँ भी ऐसे युगलिक है जो कल्प वृक्ष से फल खाके जीते और मरने के बाद सीधे मोक्ष में मरने के बाद सीधे देवलोक में जाते। मतलब वहाँ पे भी दूसरा आरा ही चलता है? हाँ, दूसरा आरे जैसा ही है, तीसरा नहीं है, मगर दूसरा आरा जैसा है, पहला नहीं है। यहाँ फिक्स है कि 64 पसली वाले ही मनुष्य होंगे, ऐसा। સારી માઇક બંધ કર, બધું ડબલ સંભળાય થાય, સમજાવી થઈ। પહેલા કહી ગઈ હતી એ જ છે, આ હમણાં આવીને એટલે એને સવાલ કર્યો। तो यहाँ पे वही जो पहले आरे वाले जैसे ही युगलिक, पहले दूसरे तीसरे में से आप पसली देखोगे आपको मालूम पड़ जाएगा। तो यहाँ भी युगलिक ही रहते हैं, उनका भी वक्तव्य आएगा पूरा। आओ, समझ में आ गया? अंतर्द्वीप क्लियर हुआ या कोई प्रश्न है? क्लियर है। अंतर्द्वीप के जो 7 नाम एक अंतर्द्वीप के होंगे ना, वैसे ही 8 के आपको अलग अलग नाम ऐसे मिलेंगे। तो एकोरुक, ये द्वीप का नाम है एकोरुक, जो 300 योजन का है। हयकर्ण 400 योजन का है। आदर्श मुख 500 योजन का प्रमाण का है। अश्वमुख 600 योजन, अश्वकर्ण 700 योजन, उल्का मुख 800 योजन और घनदंत 900 योजन। और यही नाम के आपको, जैसे ये जो कोने में आए ना, आपको यहाँ भी देखो अग्निकोण, ये सारे ईशान कोण के नाम बताए आपको। ये जो बताए वो ईशान कोण के नाम बताए। अब आप आओगे अग्निकोण के, तो उनके भी 7 अलग नाम, नैऋत्य कोण के 7 अलग नाम, वायव्य कोण के 7 अलग नाम। आपको इस प्रकार से 56 के 56 द्वीपों के
सभी के नाम अलग अलग आएंगे। ये द्वीप जितना चौड़ा है उतना ही लंबा है, एक जितना है, इसलिए वो गोल आकार में। आपने उसकी डिजाइन गोल देखी ना, तो वो लंबाई चौड़ाई में एक समान। अगर 300 योजन वो जगती से दूर होगा तो 300 ही उसकी लंबाई होगी, 300 ही उसकी चौड़ाई होगी। अगर वो 400 योजन जगती से दूर होगा तो 400 उसकी लंबाई होगी, 400 चौड़ाई होगी। ऐसे ही वो अगर 900 योजन जगती से दूर है तो 900 उसकी लंबाई है और 900 उसकी चौड़ाई। ठीक है, उसी हिसाब से उसका द्वीप का जो परिधि है वो भी आएगी। और ये जल से कितने ऊपर है? सभी के सभी द्वीप जल से 2 गांव ऊपर है। ये पानी के अंदर नहीं है। ये दाढ़ा है ना, बिल्कुल पानी के ऊपर हवा में लटक रही है। आओ फिर से देखो, ये जो है ना बिल्कुल ऐसे हवा में है, ये पानी में नहीं है। ऊपर ना। हाँ, बस ऐसे ही बराबर वैसे ही निकला है। पाइनएप्पल सारू याद करावी, बराबर ऐसे ही 2 तरफ होते हैं ना पाइनएप्पल के, दोनों तरफ ऐसे ही। ये 8 हो गए और ये हवा में है। 3 पानी से 2 गांव, सबके सब 2 गांव ऊपर। सबकी साइज अलग है, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई ऊंडाई सब द्वीप को ऊपर की तरफ अलग है। लेकिन ये जो पट्टी है ना, ये बिल्कुल 2 गांव ऊपर, पहला भी 2 गांव ऊपर और लास्ट वाला भी 2 गांव ऊपर। यहाँ का पहला भी 2 गांव ऊपर, यहाँ वाला भी 2 गांव ऊपर। ठीक है, आओ ये 56 अंतर्द्वीपों के आसपास पद्मावर वेदिका और बगीचे आए हुए। इसके आसपास पद्मावर वेदिका और बगीचे बताए हैं। फिर सभी द्वीपों में देखो, यहाँ लिखा है 800 धनुष प्रमाण काया, 3200 हाथ की ऊंचाई, 800 धनुष प्रमाण काया। ये आपके तीसरे आरे से कुछ थोड़े ही अलग हुए, तीसरे आरे के प्रमाण हुए। पल्योपम के असंख्यात वे भाग के आयु वाले, 64 पसलियां वाले, 64 पसलियां वाले, एक दिन के अंतर में कल्प वृक्ष के फलों का आर, मतलब तीसरे आरे के समान ही हुए, क्योंकि ये सूर्य चंद्र के मांडले से बहुत नजदीक है, इसलिए ये तीसरे आरे के ही यहाँ मिलेंगे। राग द्वेष रोग शोक के अभाव वाले, 6 महीने की आयु जब रहेगी तब पुत्र पुत्री युगल को जन्म देने वाले, जन्म के बाद 79 डेज तक उनका लालन पालन करके समाधि पूर्वक मृत्यु प्राप्त करके देवलोक में ही जाने वाले मनुष्य होते हैं। तो टोटल किया है वो ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार से आपको यहाँ दिखाई देगा, देखो 300 पहले ये एक साइड की बात की है, तो 2 300 वाले हो गए अंदर के 2 एक जैसे, फिर 2 400 वाले, 2 500 वाले, 2 600, 4 आपको यहाँ देखो 2 600 वाले, 2 700, 2 800, 2 900, तो टोटल 8400 एक तरफ का उसका एरिया हो गया। तो ये 8400 योजन इस तरफ शिखरी पर्वत के और 8400 योजन हिमवान पर्वत की तरफ के अंतर्द्वीप का वक्र दीर्घ जानना। हर एक दाढ़ा, ये 8400 योजन, जब दाढ़ा का पूरा योजन का एरिया समाप्त हो जाएगा, ये हर एक दाढ़ा 8400 योजन वक्र दीर्घ होती है। आओ वक्र और दीर्घ कैसे, आओ फिर से देखो ये वक्र भी हुई और धीरे धीरे से लेके ऊपर तक दीर्घ भी हुई। सोचिए बेटा, हाँ नहीं कहीं तू चिंता नहीं करे, लोगों तू आवाज नहीं टेंशन नहीं कर, बस खुल्लू रहा दे, चाल से नहीं खुल्लू रहा दे बेटा, हाँ रह। ये वक्र और दीर्घ
आप देखोगे अंदर वक्र तो है ही, क्योंकि ये सीधी नहीं है, ऐसी गोलाई में जाती है, ये वक्र हो गई, जैसे वो होते हैं ना रणशिंगा जैसा। और दीर्घ है, अंदर बिल्कुल छोटी है, बाहर जाते जाते बड़ा हो जाता है, बिल्कुल रणशिंगा आप बजाते हो ना, तो ये वक्र भी है और दीर्घ भी है। और कितना वक्र कितना है? 8400 योजन। दीर्घ कितना है? 8400 दोनों। बोलो, कोई प्रश्न है आपकी? ये पूरा हो गया? हाँ, कोई प्रश्न है किसी को? नहीं। ठीक है, अब हम आगे जाएंगे। जो हमारा टॉपिक है लवण समुद्र के 3 मागधादी तीर्थ। ये तो हम रोज बोलते हैं, आपको पता है, लेकिन ये तीर्थ में अभी कभी हम जा नहीं पाते हैं। हमको अगर प्रभास तीर्थ में जाके दर्शन करना है, हम नहीं कर पाएंगे। मवारधाम तीर्थ में जाके दर्शन करना है, हम नहीं कर पाएंगे। मागध तीर्थ में जाके दर्शन करना है, हम नहीं कर पाएंगे। ये तीनों शाश्वत तीर्थ है और तीनों के नाम के देव है। मागध तीर्थ के नाम के देव है मागध देव, ये वरदाम तीर्थ के नाम के देव है वरदाम देव, और यहाँ के देव है प्रभास देव। ये तीर्थ के देव अधिपति है, आप समझ सकते हो। ये दरवाजा है दक्षिण की तरफ का। जब चक्रवर्ती ये दक्षिण के द्वार से बाहर आएगा, इसका नाम है विजयंत द्वार। और बाहर आने के दरवाजे से निकल के बाद वो समंदर में प्रवेश करते हैं, मागध तीर्थ को जीतते हैं, वरदाम देव को जीतते हैं। देव को जीतना, तीर्थ को नहीं, और प्रभास देव को जीतना पड़ता है प्रत्येक चक्रवर्ती को। तो ये 3। हाँ, આ લવણ સમુદ્રનું પાણી આવી ગયું આગળ આટલું, એટલે નથી હમણાં. હા, અત્યારે ચક્રવર્તી નથી એટલે ત્યાં સુધીનો રસ્તો જ બંધ છે. એટલે પછી ખુલ્લું હોય. હા, એ પાણી ઉતરી જશે એટલે ખુલી જશે. તો ચક્રવર્તી તો સમુદ્રમાં જ જાય છે ને, એવું જ આવે. સમુદ્રની અંદર જાય ને તીર્થને જીતવા. હા, પણ જયારે પાણી ઓછું હશે ત્યારે આવ્યું, એ બહાર હશે. બહાર એટલે પાણીની અંદર જ, પણ એના દેવોની પરમિશન વગર તમે એન્ટ્રી થોડી લઈ શકો. અચ્છા, એટલે ઓકે. ક્યારે પણ મનુષ્ય જઈ ક્યારે નહીં, ચક્રવર્તી જ જાય. જયારે બી જાય ત્યારે એ પણ, બાકી બીજો કોઈ રાજા નહીં. જીતવું હોય તો ના જીતી શકે. આ બધા એક પ્લેટફોર્મના આયુ વાળા દેવો છે અહીંયા. आपने बोला था ना कि 4 सरस्वती होंगे, लेकिन निकले 108 भगवान. પણ એ જ रिपीट में હોય એમ કે છે. ये तो 4 नाम रिपीट है, तो शाश्वत में तो हर एक जहाँ भी 24 ही होगी, वहाँ शाश्वत तो 4 हो ही गए, अपने आप हो गए. 4 शाश्वत जहाँ होंगे वहाँ सिर्फ 4 ही होंगे. जहाँ पे 4 शाश्वत होंगे ना, वो सिर्फ वहाँ 4 ही होंगे. लेकिन जहाँ 24 के 24 आ गए, तो ये तो 108 आ गए. जम्बूद्वीप से परिवेष्टित, ये परिवर्तित लिखा है, उसको आपको परिवेष्टित समझना है. ये शब्द में परिवर्तित का मतलब परिवर्तन हो जाता है, आप इसको परिवेष्टित लिख देना. चारों तरफ, परिवेष्टित का मतलब चारों तरफ से घेर कर. जम्बूद्वीप से के परिवेष्टित चारों ओर घेर के लवण समुद्र है, उसका 2 लाख योजन का वलय विष्कम है. वलय विष्कम मतलब गोलाई में, गोलाई से ये 2-2 लाख हर जगह से परिवेष्टित, और उसकी परिधि हो गई 15,81,139. ये इस समुद्र में 4 चंद्र और सूर्य तथा गौतमी आदि द्वीप है. समुद्र के ही 4 चंद्र है, समुद्र के ही 4 सूर्य. और लवण समुद्र में भरत क्षेत्र के पूर्व भाग में, अब आओ आप भरत के पूर्व भाग में बहने वाली गंगा नदी
जिस स्थान से मिलती है वो नदी और समुद्र के संगम से दूर, कितना योजन दूर? नदी और समुद्र जहाँ संगम करेगा वहाँ से 12 योजन की दूरी पे मागध नाम के देव की राजधानी बनी है और वहाँ से उनके राजधानी के मागध नाम से प्रसिद्ध ऐसे मागध तीर्थ की वहाँ उपस्थिति बताई गई है। आओ आओ आओ, फिर से पिक्चर देख लो एक बार। आओ देखो, अब जहाँ समुद्र से गंगा मिलेगी, ये तो द्वार हो गया, ये यहाँ मिलेगी गंगा, समझोगे आप? ये बराबर मध्य द्वार है दक्षिण का, और यहाँ से ये जगह पे गंगा समुद्र में मिलेगी और यहाँ सिंधु समुद्र में मिलेगी। यहाँ से गंगा नदी आएगी समुद्र में, यहाँ से नीचे की ये जगती को तोड़ के यहाँ के नीचे से जगती को अपने प्रवाह से वो तोड़ेगी, मतलब छेद बनाएगी और यहाँ से समुद्र में मिलेगी। तो यहाँ पे गंगा के जहाँ पे संगम स्थान है, समुद्र और गंगा का मिलना, वहाँ अंदर 12 योजन जाने के बाद मागध तीर्थ है, जो हम बोलते हैं ना मागध वरदाम ना पानी, जो हम बोलिए छे ना स्नात्र में, वो ये मागध तीर्थ हुआ। यहाँ से सिंधु बराबर ये द्वार, यहाँ ये जगती को भेद कर पानी का रास्ता निकाल के समुद्र में आएगी। यहाँ से 12 योजन अंदर जाने के बाद प्रभास तीर्थ है, और यहाँ पे सिंधु नदी समंदर में मिलती है। ठीक है, बोलो कोई प्रश्न है? मागध और प्रभास तो आपको पता चल गया, एक गंगा के कोने में है, एक सिंधु के कोने में है। कोई प्रश्न अभी? आगे जाएंगे। बारह योजन अंदर जाने के बाद समुद्र और नदी के संगम स्थान से 12 योजन अंदर जाने के बाद मागध नाम का द्वीप है, और ये यहाँ उसको मागध तीर्थ के नाम से जाना जाता है, क्योंकि द्वीप ही हो गया ना, समंदर के अंदर है। 12 योजन अंदर जाने के बाद है, समंदर के बीच में, उसे मागध तीर्थ कहा जाता है। जलाशय में उतरने योग्य ढलान वाला क्रमशः नीचे गया हुआ भूमि भाग होने के कारण उसको तीर्थ कहा जाता है। आओ आओ, इसको तीर्थ क्यों कहा जाता है? हाँ हाँ, कौन है? हाँ तो बोलो। મને અહીંયા તો લખેલું વંચાશે જ નહીં, બોલો જીનલ। કોઈ ક્વેશ્ચન છે જીનલ? ચાલો છોડો, आओ આગળ। आगे जाएंगे। ये प्रभास और मागध का तो आपको मालूम पड़ गया, पश्चिम दिशा में न 2000 देवों के साथ चलते, तो उनके हिसाब से अपने आप फिर आगे का रास्ता होता ही रहता है, बाकी का सैन्य पीछे पीछे जाएगा। और उससे पहले ही उनको, चक्रवर्ती को, वहाँ के जो सुस्थित देव है ना, उसकी आराधना करनी होती, और वो आराधना करने में उनको अट्ठम करना पड़ता है, अट्ठम तप। तो वो जो अट्ठम तप करते हैं ना, उसी में ही सारी चीज खुल जाती, रास्ता सब खुल जाता है। आओ आगे जाएंगे। हाँ
ચાલુ રાખવું છે? હા હા, ચાલુ જ રાખીએ. આ થોડું આટલું તો પતાવી દઈએ, 3 तीर्थનું तो पतावी दीजिए. तो जो मागध तीर्थ है, बिल्कुल जैसे हमारी तरफ ये 3 आए हैं ना तीर्थ, ऐसे ही 3 तीर्थ ऐरावत क्षेत्र की तरफ भी है. आपको ये भी जानना है, ऐरावत क्षेत्र में भी ये 3 तीर्थ है. और हरेक महाविद्य के विजय में भी आपको इतने तीर्थ मिलेंगे. 32 विजयों के 32 तीर्थ. टोटल कितने हुए जम्बू द्वीप के? बोलो. 40. बहुत सारे हो गए. 32 विजय के 32 हुए और 34, टोटल 34 हुए. 34 32 विजय ना 32 और ऐरावत का और भरत का होली बाजू ना 32. सबके 3 ही होंगे, लेकिन आपको 32 विजय और भरत और ऐरावत ऐसे 34 के गिनने. 34 को 3 से मल्टीपल करना है. 102. હા, 4 તરી 12, 2 અને 1 એટલે 102 बिंदु 9 ने 1 10, 102. टोटल 102 तीर्थ हो गए पूरे जम्बू द्वीप में. ठीक है, तो सारे के सारे चक्रवर्ती ये 102 को दिग्विजय करने के लिए निकलते हैं. प्रथम मागध तीर्थ के समीप समुद्र नदी के किनारे अपना देखो कैसे सैन्य को स्थापित करता है, फिर अट्ठम तप करता है और अकेला ही 4 अश्व वाले रथ में आरूढ़ होके रथ का मध्य भाग डूबे वहां तक समुद्र में उतर के रथ के ऊपर खड़े होकर अपने नाम से अंकित बाण मागध देव की राजधानी में फेंकता है. ये बाण 12 योजन दूर पड़ता है. लो, अब पता चला वो जाता ही नहीं वहां तक. हाँ, सेना जती नहीं. अरे राजा खुद भी नहीं जाता है. 12 योजन दूर से ही वो बाण फेंकता है. उसपे भरत राजा का नाम लिखा हुआ होता है और वो बाण को लेकर मागध तीर्थ का जो अधिपति है वो देखेगा, पढ़ेगा तो उसको पता चल जाएगा ये चक्रवर्ती हुआ है और वो सामने से उसका स्वामित्व स्वीकारने के लिए भेंट सौगात लेकर उसके पास जाता है. तो अब आपको लवण समुद्र की कितनी चीजें जानने को मिली. आओ हम पढ़ते हैं. 56 अंतर्द्वीप वो आपने जान लिया, गौतमी द्वीप जान लिया, 12 चंद्र द्वीप, 12 सूर्य द्वीप. अब 4 महापाताल कलश और 7884 लघु पाताल कलश के मामले में जानना है. 4 वेलंधर पर्वत जान लिए, अनु वेलंधर जान लिए, मगधादि 6 तीर्थ जान लिए, एक उदक माला शिखा उसके मामले में भी बाकी है, इतने वेलंधर देव बाकी है, 2 गोतीर्थ हो गए, 4 सूर्य 4 चंद्र हो गए, 112 नक्षत्र ग्रह और इतने कोड़ाकोड़ी तारा. आपने इतनी चीजों जान ली. ये 2 गोतीर्थ हो गए. गोतीर्थ ऐसे होते. ये जैसे कैसे देखो पानी नीचे उतर रहा है, देखा, यहां से भी नीचे उतर रहा है. ये गोतीर्थ हुआ. गोतीर्थ और जल वृद्धि का दृश्य दोनों तरफ से. ये पानी इतना नीचे कलश है. अभी कलश के मामले में जानेंगे, फिर ये पानी के मामले में जानेंगे. यहाँ जम्बू द्वीप है, यहाँ घातकी खंड इस तरफ. और जैसे ही लवण में आप उतरोगे पानी उछलेगा. ये एरिया में लवण हो गया. ये आकृति नहीं बनाई है बराबर. अब देखो यहाँ घातकी खंड है, यहाँ घातकी खंड है और यहाँ दोनों ये तरफ तो पानी होना ही नहीं चाहिए ना. होना चाहिए. हाँ, हेलो,
बोलो, अभी कोई प्रश्न है? ये पाताल कड़स का तो पूरा मुद्दा हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। 8,000 भेजना, 4,000 मेट्रोपोलिस, 90 रुपया भी आता। इन 2600 पैकेज છે, 1400 રૂપિયા ખાલી। હા, આ પિક્ચર એકદમ પરફેક્ટ છે। જો આ જેટલું માપ છે ને બરાબર ડબલ અહીંયા છે। बहुत पीछे 119 पेज नंबर 119, 118 बहुत पीछे है। देखो यहाँ अब सारे मछली वछली बताई है, ये द्वीप भी बताए हैं, ये पूरा सूर्य द्वीप, चंद्र द्वीप, देखो ये लाइन से सारे द्वीप है। अरे यार, हाँ एक मिनट, हाँ ये तो बहुत पीछे का बाहर का है, कालोददी समुद्र है, मगर ये जो नाप है ना वो परफेक्ट है, मैं ये कह रही हूँ। ये लवण का नाप होना चाहिए। एक मिनट आओ, देखो ये चाहे कालोददी इन्होंने बताया है, लेकिन जितना लवण का नाप है, यहाँ भी डबल, यहाँ डबल, यहाँ आपको ये लवण समुद्र के लिए ये पिक्चर परफेक्ट आ रहा है। लवण का इतना ही नाप होना चाहिए, बराबर। मेरी ये बात तो समझ में आ रही है ना? हाँ, તને શરદી થઈ ગઈ છે કેમ? બોલો, જો આવ્યો ભણવા તમારી બધાની જોડે, દેખાય છે? ક્યુટ જ છે, રોલું પોલું છે, રોલું પોલું। બધાને શરદી ખાંસી થઈ ગઈ છે। છોકરાઓને ને બધાને ઘરમાં। બોલો, જય જીનેન્દ્ર।